गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, गुड आफ्टरनून। रोशन, ऋषभ, तेनाली, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। प्रेम, अंकेश, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बस एक मिनट। दीपक, तेनाली, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट किया जाए। कुछ भी डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं, क्लास वाली। हाँ, तो पहले मुझे बता दो कि आज फिक्स प्रेपोजिशन का यूट्यूब पे बैच देखा था। ये बैच में थोड़ा सा मुझे, हाँ, आज मैंने यूट्यूब पे इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे, उसका टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी सारे पीडीएफ्स वगैरह, उसको रख लेना है। एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल। क्यों इसका अभी नाम ले रही हूँ, बता रही हूँ मैं। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मैंने आज 11 बजे एमटीएस में पिछले 3 साल में पूछे गए सारे फिक्स प्रेपोजिशन, अच्छा आ गया है पीडीएफ, चलो अच्छी बात। एमटीएस में पूछे गए सारे फिक्स प्रेपोजिशन रखेगा। हाँ, और कल जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना इसी चैनल पे, कल जो मैं एमटीएस का बैच चल रहा है सुबह 11 है सबके लिए। ये मैं खास करके इस बैच के बच्चों को आने के लिए इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, यूट्यूब पे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल, ये मेरा अपना यूट्यूब है, सबसे प्यारा यूट्यूब है। हाँ, और कल मैं आप इस बैच के बच्चों को इसीलिए इनवाइट कर रही हूँ ना, कल मैं इस बैच में कंजंक्शन करवाने वाली हूँ, और इस बैच में मैंने कंजंक्शन पढ़ा दिया है। जब मैं एमटीएस का सारा पेपर प्रीवियस पेपर में फिक्स प्रेपोजिशन छांट रही थी ना, तो मेरे को काफी सारे फिलअप्स मिले एमटीएस में, काफी सारे फिलअप्स मिले जो कंजंक्शन बेस्ड था। ठीक है, एमटीएस में पूछे गए कंजंक्शन बेस्ड फिलअप्स जो आप लोग रॉन्ग कर देते हो। तो आपने तो कंजंक्शन चैप्टर पढ़ लिया है ना, आपके बैच में तो कंजंक्शन चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप तो आराम से आ सकते हो। तो कल 11 बजे यूट्यूब पे आ जाना, कल कंजंक्शन बेस्ड फिलअप्स करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्ट्राडिक्टरी वाला कंजंक्शन, कारण बताने वाला कंजंक्शन, पर्पस बताने वाला, तो कल करना। अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, ओके, जो आपके एमटीएस में आ चुका है। नहीं, टॉपिक वाइज नहीं है वो, टॉपिक वाइज नहीं है। 11 बजे सुबह को 11 बजे आ जाना, क्योंकि इस बैच में कंजंक्शन हो गया है ना, तो आप लोग आके आराम से अटेम्प्ट करते हो। ले होगा अंशिका, ले। वो ट्री के शेड के नीचे लेटी हुई थी, बिछी नहीं हुई थी, लेटी हुई थी। ना अंडे दे रही थी, ना नींव डाल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं, लेटी हुई थी, लेटी हुई। नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और बाद वाले को डायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आज जिन बच्चों की पहली क्लास है यहीं से कंटिन्यू करिए। ये बता दो बच्चों को कि अभी हम लोग वर्ब चैप्टर कर रहे हैं, और वर्ब में हम लोग वर्ब के फॉर्म्स कर रहे हैं, V1, V2, V3। ठीक है, वर्ब के ये फॉर्म्स कर रहे हो। आई एम योर न्यू कमर, आई एम न्यू कमर स्टूडेंट, इतना पीटूंगी ना। आई एम योर न्यू कमर स्टूडेंट। चलो बताओ किसमें एरर कहाँ पे है। ये न्यू कमर क्या है? न्यू कमर क्या है? न्यू कमर क्या है? न्यू कमर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? यार, आई एम अ टीचर, इज अ डॉक्टर, ही इज अ न्यू कमर, ये नाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव थोड़ी है। और स्टूडेंट भी नाउन है। नाउन की विशेषता नाउन थोड़ी बताता है। सिंपली या तो बोलो आई एम अ न्यू कमर, ठीक है, मैं नया हूं, तो स्टूडेंट मत डालो। अगर स्टूडेंट डालना है ना तो बोल दो आई एम योर न्यू स्टूडेंट, न्यू एडजेक्टिव है। न्यू कमर तो नाउन है, नाउन की विशेषता नाउन थोड़ी बताया, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। मैं न्यू कमर हूं, न्यू कमर एक नाउन है। ठीक है, चलो न्यू कमर हो तो यहीं से स्टार्ट करो, या तो कमर डालो या तो स्टूडेंट डालो। अरे कंजंक्शन पढ़ाऊंगी, क्यों पढ़ाऊंगी, बोल तो रही हूँ कंजंक्शन का प्रैक्टिस करवाऊंगी। एमटीएस में पूछे गए पिछले 3 सालों में कंजंक्शन पे बेस्ड फिल अप द ब्लैंक्स पढ़ाऊंगी, थोड़ी पढ़ाऊंगी दिन रात कंजंक्शन ही पढ़ो, क्वेश्चन बनाऊंगी। चलो मैंने यहाँ तक V1 V2 करवा दिया था ना, रेज राइज तक करवा दिया था। राइज का मतलब है बढ़ना, रेज मतलब उठाना, बढ़ाना किसी के द्वारा। क्यों पढ़ाऊंगी कंजंक्शन, इतना भी प्यार नहीं है कि मैं कंजंक्शन दिन रात पढ़ाते रहूं। ये भी करवा दिया था ना आपको, बिल्ड और सेंट भी करवा दिया था। बिल्ट बिल्ट डी देख के पास मत समझना, ये सब प्रेजेंट है, ये सेंट हो गया। और अब आ जाओ बीट। ये बीट का मतलब क्या होता है? ये तो म्यूजिक का बीट होता है, सुर ताल, वो तो नाउन है। ये बीट का मतलब है, एक बीट का मतलब है किसी को पीटना, और एक बीट का मतलब है इंडिया ने इंग्लैंड को बीट किया, हराना। जो कुछ भी है, तीनों का सेम होता है। बीट 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 बीट। और एक होता है बाइट। अरे क्या, बीटन करना चाहिए था ना, बीट क्यों कर दिया?
गलती से कर दिया, यहाँ पे सुधार लेना, ठीक है, यहाँ पे सुधार लेना है, बीट बीट बीटन, बीटन कर देना। और एक होता है बाइट, बाइट करना मतलब काटना दांत वगैरह से, बाइट का बिट और इसका बिटन, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा, ही वॉज बिट बाय अ स्नेक, स्नेक के द्वारा उसको काटा गया। और ये सेंटेंस तो पैसिव है ना, और पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ही वॉज बिट नहीं होगा, बिटन होगा, बिटन बाय। और ये बीट तो पीटना हराने, इसका V2 भी बीट ही होता है और इसका V3 बीटन, और ये बीटन और ये बिटन, बिटन, बाइट बिट बिटन और बीट बीट बीटन। लिख लिया है ना? ये वाला भी आपको करवा दिया है, ये फाइंड वाला चलो कर लेते हैं, लिख लो इसको फटाफट, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। वो अलग से करवाऊंगी विनय, कुछ थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव का काम करता है ना, वो अलग से, वो अलग से। लिख लिया आपने? अभी तो V1 V2 फिर से V3। एक होता है फाइंड, फाइंड करना मतलब किसी चीज को ढूंढना पाना, और ये फाउंड होता है, ढूंढ, पास्ट टेंस में आपने ढूंढा पाया तो इसका भी फाउंड होगा। और एक होता है फाउंड, दोनों फाउंड में क्या डिफरेंस है? ये वाला फाउंड है ना, ढूंढने पाने का पास्ट टेंस है, और ये वाला फाउंड प्रेजेंट है, और इसका फाउंड का यहाँ मतलब होता है स्थापित करना, स्टैब्लिश करना, मुगल एम्परर को फाउंड किया गया, तो इसका बनता है फाउंडेड, और इसका ईडी लगा के बनता है फाउंडेड, स्थापित करने वाले का बनता है, बट ये जो फाइंड है इसका तो फाउंड है, फाउंड है, दोनों फाउंड में डिफरेंस है, ये फाइंड का पास्ट टेंस है बट ये तो प्रेजेंट, जैसे ही फाउंडेड या ही फाउंड हिज लॉस्ट वॉच, उसको अपनी खोई हुई, क्या होगा, उसको अपनी खोई हुई घड़ी मिल गई, खोई हुई घड़ी की स्थापना नहीं किया, फाउंड किया, फाउंड पा लिया। या लिखा लिखा मैंने द ब्रह्म, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय फाउंड या फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज को ढूंढा नहीं है ना, ब्रह्मो समाज को स्थापना किया, स्थापना किया है, तो स्थापना किया का तो फाउंडेड होगा, फाउंड। देख लिया, ये भी फाइंड फाउंड याद रखना है, ये स्थापित करने का पास्ट टेंस है, बाकी ढूंढने पाने वाले का तो फाउंड हो। आई फाउंड द बुक, आई फाउंड हिम। हो गया फाउंड वाला, इधर भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाओ फॉल फेल, V1 V1 V2 को आज कंप्लीट कर लेते। हाँ, ये हो गया आपका फॉल, फॉल मतलब गिरने के सेंस में, और एक फॉल मतलब कम होने के सेंस में भी है, फॉल फेल, फॉलन, ठीक है। और एक होता है फेल, कभी कभी ना बच्चों के पास ये वर्ड आ जाता है तो वो इसको गलत समझ लेते हैं, उनको लगता है कि फॉल का पास्ट टेंस तो ऑलरेडी फेल होता ही है, तो फिर इसमें ईडी लगाने की क्या जरूरत है, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, बट होता है, होता है। बता रही हूँ, ये फेल का पास्ट फेल्ड होगा, और ये फेल, बता रही, ये फॉल तो गिरने के सेंस में, गिरना या कोई भी चीज कम होना, तो पास्ट टेंस फेल और फेल्ड है। और ये फेल होता है मतलब पेड़ों को काट कर गिराना, फेल द ट्रीज मतलब इसका मतलब होता है काटना, खास करके पेड़ों को काट के गिराना, तो ये फॉल तो, ये फेल तो पास्ट है, किसका, गिरने का, बट ये फेल पास्ट नहीं है, पेड़ों को काट कर गिराना प्रेजेंट है, जिसका पास्ट फेल्ड और फेल्ड बनता है। फेल्ड और फेल्ड बनता है। और एक वर्ड होता है बिफॉल, बिफॉल का मतलब होता है ना किसी मुसीबत का टूट पड़ना, फॉल का मतलब है गिरना, कोई भी चीज गिर रहा है या कोई व्यक्ति या कोई चीज गिर रहा है, बट ये फॉल का मतलब ना किसी मुसीबत, किसी डिजास्टर, किसी आपदा का टूट पड़ना, तो इसका, उसको बिफॉल बोलते हैं, और इसका होता है बिफेल, जैसे यहाँ फेल आया था ना, उसी तरह बिफॉल है, बिफॉल। लिख लिया ये? जी,
मुसीबत का टूट पड़ना। नहीं, जीरेंड और पार्टिसिपल अलग होता है। मेरे को टाइम दीजिए, अभी वो सब की जरूरत ही नहीं है, टाइम दीजिए। चलो ये भी हमारा कवर हो गया, फाइंड फाउंड वाला ये सब हो गया। लास्ट वाला का स्पेलिंग बिफॉलन है, BEFALLEN, बिफॉलन था, BEFA बिफॉलन EN। ठीक है, ये भी हो गया। आज इसको खत्म कर ले V1। अब आ गया फील, लिखना है थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है ना। अब आ गया फील, फील करना, फील कोई भी चीज को फील करना। फील का होता है फेल्ट और होता है फेल्ट। यस, कल है कंजंक्शन की क्लास। फील का फेल्ट और फेल्ट, और फॉल अलग है। फॉल का तो गिरने वाला सेंस है, फॉल का तो फेल और फॉलन। अब देखो इस पे रिलेटेड कैसे एरर्स आते हैं। जैसे मैंने लिखा ही फेल्ट, उसको बहुत बुरा लगा, ही फेल्ट या ही फेल बैड। क्या बैड, उसको बहुत बुरा लगा, तो ये एक तरह की फीलिंग है ना। ही फेल्ट, ही फेल्ट, फेल्ट। फेल अलग होता है, फेल तो अलग हो गया। फेल का फेल्ड तो इजी वाला है, असफल होना, ये तो है। ठीक है, उसको बहुत बुरा फील हुआ, ही फेल्ट बैड, आई फेल्ट ग्रेट पेन। अब ये वाला देखो, ये एनडीए में आया है, एनडीए सीडीएस में से वाला देखा है। ही फॉल, एक मिनट, ही फेल या ही फेल्ट asleep या he fell या he felt sick, बीमार हो गई। चलो बताओ मुझे। देखो ये जो सोने वाला है ना, इसको बोलते हैं यू फॉल asleep या फॉल, ये एक फ्रेज है। अब यहाँ गिरने का मतलब नहीं है कि मैम फॉल को मतलब तो गिरना है, और यहाँ तो सोने के सेंस में यू फॉल asleep या यू फॉल sick, यू फॉल ill, इसका मतलब ना ये एक फ्रेज है। ठीक है, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। जैसे यू फॉल सिक, यू फॉल सिक, यू फॉल इल, तो ये हम लोग इसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, फॉल के साथ फेल्ट मत करना। फेल्ट तो कोई फीलिंग है, और फीलिंग कोई मतलब बीमारी कोई फीलिंग नहीं है, या आप सोना कोई फीलिंग नहीं है कि फेल्ट लगाओगे। यू फील सिक, यू फील सिक, और फील का ही पास्ट टेंस होता है ना, फेल्ट, फेल्ट। तो ही फेल्ट फेल asleep या ही फेल सिक। फेल्ट मत लगाना, फीलिंग वाला मत लगाना। ठीक है, ये हो गया। कोई भी चीज फील करना, ठीक है, और यहाँ तो कोई भी चीज फॉल करना, ये हो गया। नेक्स्ट, जैसा वाला आ जाता है कभी कभी ना, ही फेल्ट asleep लगा देते हैं, ही फेल्ट सिक लगा देंगे, ही फेल्ट इल या ही फेल्ट सिक लगा देंगे। बट बीमारी कोई फीलिंग वगैरह नहीं है। मतलब वो बोलते हैं ना, वो बेड पे, जैसे बोलते हैं ना बिस्तर पे गिरा हुआ है, बिस्तर पे गिरा हुआ है मतलब बीमारी से, इलनेस से, तो कोई फीलिंग थोड़ी है। ही फेल लगाना, फेल फेल, जैसे बोलते हैं ना फॉल इन लव। हाँ, ये फेल क्या है, ये जो फेल है ना, ये फॉल का ही है। बीमारी से बिस्तर पे गिरा हुआ है, ठीक है, बिस्तर पे गिर के सोया हुआ है। यू फॉल इन लव, फेल इन लव या फॉल इन लव, तो यहाँ ऐसा कोई गिरने का सेंस नहीं है, ये सब इसी के साथ बना है। बीमारी से बिस्तर पे गिर गया है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, बिस्तर पकड़ा हुआ है, तो वहां पे आप फेल लगाना, फेल बीमारी के लिए। बट आपको बुरा लगा है, आपको बहुत कोई चीज की फीलिंग वाला सेंस आ रहा है, तो फेल्ट लगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। शूट का तो पता ही है, शूट करना, गोली, शॉट शॉट। अब आ जाओ माइंड। एक इसको विंड मत पढ़ना, विंड का मतलब हवा है, और हवा नाउन है, नाउन का V1 V2 थोड़ी बनेगा। एक वाइंड का मतलब होता है ना, कोई भी चीज को लपेटना, पोल वगैरह पे तार लपेट रहे हो, या घड़ी को चाबी देना। ओके, एक होता है गिव की टू वॉच, घड़ी को चाबी देने का मतलब भी होता है वाइंड करना, और उसका V2 बनता है, वुंड नहीं बनता, इसको बोलते हैं वाउंड। और ये वाइंड अप तो फ्रेजल वर्ब है, वो तो समेटना है। ये फ्रेजल वर्ब थोड़ी कर रहे हैं हम, तो वर्ब कर रहे हैं, वाउंड होगा, वाउंड वाउंड। और एक होता है, इसको पढ़ोगे घड़ी को चाबी देना या लपेटने वाले सेंस में, इसको पढ़ोगे वाउंड।
और वाउंड, पास्ट टेंस से V3 भी वही है। और एक होता है वुंड, ये वुंड प्रेजेंट टेंस है, ये वुंड करना मतलब किसी को इंजर करना, घायल करना, जख्मी करना, इसका ईडी लगाओगे। बट घड़ी में चाबी वाले को ईडी मत लगाओ क्योंकि ऑलरेडी पास्ट है, ये वुंडेड और वुंडेड। Yes, yes, Enes, you are allowed. I have already allowed you to ask a question. Please allow me. Please listen नहीं होगा. Please listen to my concern. CRPF में जॉब है, रिकॉर्डेड देखता हूँ, कुछ पूछना है पूछिए, पूछिए क्या पूछना है, पूछ डालो, पूछो। कार बार के बगल में फोटो डाला है आपने, मुझे लगा ना कि आप डाउट में कुछ पूछोगे। हेलो हेलो मैम, पूछिए पूछिए। यस यस, गुड मैम जैसे मैं आप CRPF हूँ, जम्मू कश्मीर हूँ। ओके, हाँ पूछिए क्या पूछना है। तो मैंने बहुत पहले ही छूट गया था, तो मैंने आपका जो क्लासिक बैच से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों रिकॉर्ड और अभी जो सो उसका एरर वाला पार्ट जो करवाए हैं 30 लेसन। स्पॉटिंग एरर है, टॉपिक वाइज वाला। हाँ, स्पॉटिंग एरर टॉपिक वाइज वाला से कर रहा हूँ और कट गया। टॉपिक वाइज वाला स्पॉटिंग एरर को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जो 9:30 बजे का बैच चल रहा है ना ट्यूसडे और थर्सडे को, उसमें आइए। टॉपिक वाइज करने के बाद मिक्स में आइए, ठीक है। कट गया, कट गया, मेरी साइड से कट गया है कॉल। ओके, कट गया है, बाद में करते हैं। ओके चलो, तो ये वाला बता दिया है, घड़ी को चाबी देने का वाउंड लगाना और वाउंड लगाना, ओके। और जो जख्मी करने का वुंडेड पास्ट टेंस लगाना। ये मैंने लिखा ही, वुंडेड या वाउंड। ही वुंडेड और वाउंड हिज वॉच। और फिर लिखना, मैंने लिखा ही वुंडेड और वाउंड द प्रिजनर। ये दोनों सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया ना, उसने घड़ी को चाबी दिया, घड़ी को जख्मी तो नहीं किया, चाबी देना दिया। और चाबी देने का पास्ट टेंस इज वाउंड, वाउंड 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 वाउंड। बट यहाँ वाउंड, और यहाँ तो उसने उस कैदी को ना घायल किया, यहाँ वुंडेड लगा। ठीक है, ठीक है ना, सब जाओ अपनी ड्यूटी करो और बाद में कभी पूछ लेना, ड्यूटी जाना है ना। ओके, तो ये हो गया आपका, और ये वुंड वुंड वाला भी हो गया। वाउंडेड, अब आ जाओ बर्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। बर्स्ट, बर्स्ट का एक मतलब है ये वाला, टायर वगैरह बर्स्ट होता है ना, टायर बर्स्ट होता है, या यू बर्स्ट क्रैकर्स, पटाखे वगैरह फोड़ते हो तो उसको भी बर्स्ट बोलते हो। तो ये बर्स्ट का, हाँ, ये बर्स्ट का तीनों फॉर्म सेम है। बर्स्टेड मतलब द टायर बर्स्टेड यस्टरडे नहीं हुआ, द टायर बर्स्ट, इसका तीनों फॉर्म सेम होता है। आपका आशीर्वाद बना रहे कि हम कश्मीर में सेफली ड्यूटी कर सको। बिल्कुल अच्छा से करोगे आप ड्यूटी, आपको तुरंत कश्मीर में तो खैर बहुत अच्छी जगह पे हो। मेरा आशीर्वाद बना रहे ना, ताकि मैं भी कश्मीर आके आपसे मिलूं। और बाकी कहीं और आने का मन है तो बोलो, उसके लिए भी आशीर्वाद आपको दे दूंगी कि नहीं नहीं मैम दिल्ली आना चाहता हूँ, दिल्ली के जहां जाना चाहते हो ना वहीं के लिए आशीर्वाद है। ये बर्स्ट का मतलब है एक्सप्लोड करना, टायर वगैरह बर्स्ट होता है, या बर्स्ट क्रैकर्स करते हैं। और एक होता है बर्स्ट, ये वाला बर्स्ट का मतलब होता है ना खुलासा करना, जैसे किसी के खिलाफ कोई खुलासा कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, कोई स्कैम वगैरह, स्कैम घोटाला वगैरह को एक्सपोज कर रहे हो ना, घोटाला वगैरह को एक्सपोज कर रहे हो तो उसमें ईडी लगता है, बर्स्टेड। पुलिस ने इस घोटाले को बर्स्ट किया, खुलासा किया, अरेस्ट किया, इसका ईडी लगता है। बट टायर वगैरह वगैरह में मतलब बर्स्ट हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। अगर कोई फूट फूट कर रो रहा है ना तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब इसका मतलब नहीं है कि वो आंसू में विस्फोट हो गया, बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब फूट फूट कर रोने लगा। हम क्रैकर्स भी बर्स्ट करते हैं, बर्स्ट क्रैकर्स, पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं।
ये तो फ्रेज है, बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब एकदम विस्फोट फुट फुट कर रोना। ये भी हो गया बर्स्ट का, ये खुलासे वाले में ईडी लगता है, पर टायर बर्स्टेड है वो सब में नहीं लगता है। ये भी हो गया कॉस्ट, कॉस्ट का भी कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है। एक ग्राइंड का मतलब होता है ना पीसना, जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना उसमें पीसते हैं मसाला वगैरह। नो नो, यू डोंट हैव टू अटेंड दिस बैच राजेश, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। पीसना, पीसने का ग्राउंड होता है, और ग्राउंड, और एक होता है ग्राउंड करना, जैसे हैंडपंप वगैरह को धरती पे गाड़ते हो, ग्राउंड करना इस गाड़ना, ओके गाड़ना, तो उसका ग्राउंडेड होता है। और कभी कभी ग्राउंड इसको एरोप्लेन को भी ग्राउंडेड कर दिया जाता है, उसका उड़ान खत्म करके, या किसी व्यक्ति को ग्राउंडेड कर दिया गया, मतलब उसको जॉब से डिसमिस कर दिया गया, तो उसमें ग्राउंडेड लगाना, बट पीसने वाले में ईडी मत लगाना। किसी को ग्राउंडेड कर दिया, एरोप्लेन को ग्राउंडेड कर दिया गया मतलब एरोप्लेन बहुत पुराना, उसका उड़ान खत्म कर दिया गया। किसी व्यक्ति को ग्राउंडेड कर दिया गया है मतलब डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ, जितना इंपॉर्टेंट वाला है सब मैंने करवा दिया, अब आ जाओ। कुछ अभी तक मैंने आपको जितना V1 V2 V3 करवाया ना, सब में एक ही V3 था, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका 2 V3 होता है। बता रही हूँ, पहले आप लिखते जाओ। सिंक, सिंक का डूबना, सिंक का पास्ट टेंस सैंक, और इसका 2 V3 है। अभी तक तो मैंने जितना भी करवाया सबका एक ही V3 था। संकिन जगह बनाती हूँ, संक या संकिन। ठीक है, उसी तरह ड्रिंक, ड्रिंक का हो गया ड्रैंक, ठीक है, ड्रैंक, और एक होता है ड्रंक, और एक होता है ड्रंकन, ईएन लगा। फिर उसके एक है मेल्ट, मेल्ट का मतलब है पिघलना, तो इसका एक मेल्टेड होता है, और एक मेल्टेड भी होता है, और एक मोल्टेन भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बता रही हूँ, जैसे गेट, गेट का तो गॉट होता है, और एक गॉट भी होता है, और एक गॉटन भी होता है। इससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला इस बार मेंस में, मतलब पिछले साल के मेंस में आया था। लेड, लेड का मतलब है लदा हुआ, कोई भी चीज पेड़ पर लदा हुआ है, बता रही हूँ। लेड, और एक है इसका होता है लेडेड, और इसका V3 भी लेडेड होता है, और इसका एक V3 लेडन भी होता है। और एक होता है लोड करना, सामान वगैरह गाड़ी पे लोड करना, ये लेडेड है और ये लोडेड है, बताती हूँ। और इसका लोडेड होता है, और ये लेडेड है, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। मेल्टन नहीं है, मोल्टन है, मोल्टन वो है। आप इसको लिखो, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिसका 2 V3 होता है, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका 2 V3 होता है। हाँ, 2 V3 में, अब बोलोगे मैम 2 V3 होता है, तो ये जो संक है ना, ये तो V3 है, बट संकिन ये एडजेक्टिव है। कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। ड्रंक वर्ब है, कभी कभी वर्ब का 2 V3 आता है, एक V3 वर्ब है और एक एडजेक्टिव है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव भी होता है, कल पढ़ाया था मैंने आपको। वर्ब और ये एडजेक्टिव, गॉट वर्ब है और गॉटन एडजेक्टिव है। उसी तरह लेडेड वर्ब है और लेडन एडजेक्टिव। इसका 2 V3 नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, इसका एक ही V3 है। बस दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था ना, इसलिए मैंने लिख दिया। लेड का मतलब है लदा हुआ, द ट्रीज आर लेडन विथ, द ट्रीज आर लेडन विथ फ्रूट्स, जो पेड़ है फ्रूट से लदा हुआ है। नेवर टेल अ लाई नहीं हो, नेवर टेल्स अ लाई। बता रही हूँ, लिख लिया ये। ईएन वाला एडजेक्टिव होता है, लेकिन श्याम ये भी ध्यान रखना है, ये वाला ना दिमाग में मत लगा लेना कि मैम ईएन वाला वर्ड, ऐसे इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है। ईएन वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होता है, ऐसा नहीं है।
ओके, कभी कभी ना जैसे लेसन, लेसन में तो ईएन लगा है, वर्सन इसमें भी ईएन लगा है, लेकिन ये सब वर्ब है। कभी जो भी ईएन लगा के वर्ड बना है एडजेक्टिव से, जैसे लेस एडजेक्टिव है, लेस एडजेक्टिव है उसमें ईएन लगा देते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव ना होके वर्ब हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। आप देख रहे हो कि हम यहाँ वर्ब से एडजेक्टिव बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना हम एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं। जैसे वर्स, वर्स एडजेक्टिव है उससे हमने ये लगा दिया, लेस, लेस एडजेक्टिव है उससे हमने वर्ब बना दिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। गॉटन कभी भी वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, गॉटन जब भी काम करता है वो एडजेक्टिव की तरह करता है। अभी एग्जांपल दे रही हूँ ना, आपको क्लियर हो जाए। ये लिख लिया है ना, मैंने लिखा, ये वाला सेंटेंस आया था, ये आपके मेंस में आया था, द ट्रीज आर डैश, ये आपका इंप्रूवमेंट में आया था शायद, द ट्रीज आर डैश विथ फ्रूट्स, और एक ऑप्शन में था द ट्रीज आर लोडेड था, ठीक है, और एक ऑप्शन में था ना लेडन था, लेडन था, ठीक है। इज़-एम-आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो क्या होगा, फ्रूट्स। देखो लोडेड का मतलब है ना किसी के द्वारा, जैसे गन को लोड किया जाता है किसी इंसान के द्वारा, आप ट्रक पे सामान लोड कर रहे हो, बट यहाँ आप ट्रीज में ना जाके फ्रूट्स को लोड नहीं कर रहे हो, ये ऑलरेडी लदा हुआ है, ये जो ट्रीज है ना फल से ऑलरेडी, तो यहाँ पे लोडेड नहीं करो, लेडन, लेडन करोगे, लेडन, और यहाँ लेडन एडजेक्टिव है, लेडन यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा है ना कि मैम ईडी लगा दें, ईडी लगा देंगे, वर्ब क्यों बनाएंगे, वर्ब हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही, किसी ने जाके पेड़ पे फ्रूट्स को लोड नहीं किया है, वो खुद लदा हुआ है। यहाँ ट्री, कैसा ट्री, पेड़ से फ्रूट से लदा हुआ ट्री, तो ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ओके, हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है, उसमें संकन आ जाता है, तो एक तो ये वाला याद रखना। और एक ऐसा सेंटेंस है, ही स्टोल, ये प्रीवियस पेपर में ऐसा देखा था, ही स्टोल द ज्वेलरी एंड hid, he मतलब she लगा, she stole the jewelry and hid it in her recently, ऐसा प्रीवियस पेपर है, गॉट या गॉटन साड़ी, उसने ज्वेलरी चुरा के अपनी साड़ी में छुपा लिया, तो बताओ ही स्टोल द ज्वेलरी एंड हिड इट इन हर रिसेंटली गॉटन साड़ी, साड़ी नाउन है ना, साड़ी नाउन है, कैसा साड़ी, रिसेंटली जो लिया था साड़ी, तो एडजेक्टिव चाहिए, गॉट तो वर्ब है, गॉट तो वर्ब है। अगर मैंने ऐसा लिखा ना ही गॉट इन द बुक या ही गॉट द आंसर, उसको आंसर मिल गया, तो ये तो सेंटेंस, ये तो सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए ना, बट गॉट इन तो एडजेक्टिव होता है, ही गॉट द आंसर, बट यहाँ वर्ब नहीं चाहिए, हमारा वर्ब तो यहाँ पे स्टोल है और हिड है, हमें साड़ी की विशेषता बतानी, कौन सा साड़ी, रिसेंटली, और गॉट इन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम करता है, तो गॉट भी तो थर्ड फॉर्म है, बट गॉट वर्ब का काम करता है, एडजेक्टिव नहीं। लेडन वाला याद रखना, कोई भी चीज लदा हुआ है, लेडन है, उसके साथ लेडन लगाना, लोडेड मत लगाना। मैंने लिखा अब लिख दिया है ना, व्हाट वी गेट फ्रॉम द ट्रीज। अब ये सेंटेंस कहाँ आपने देख लिया है, बट ये ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है, व्हाट डू वी गेट होना चाहिए, व्हाट वी गेट फ्रॉम, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द ट्रीज होना चाहिए, ठीक है। आप पता नहीं कहाँ देखा, व्हाट डू वी गेट होना चाहिए था, a sunk या sunken ship was lying in the ocean, और फिर लिखा मैंने the ship has sunk या sunken, ये sunken एडजेक्टिव है और sunk वर्ब है, और हमें वर्ब भी चाहिए ना, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। डाल दिया होगा, कोई बात नहीं, उतना कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ वॉज लाइंग वर्ब तो हमें मिल गया, हमें तो अपना वर्ब मिल गया, कैसा शिप, डूबा हुआ शिप, शिप की विशेषता बताई जा रही है, शिप नाउन है, नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट संक तो वर्ब है, इसलिए नहीं। कभी ऐसे नाम नहीं लेना ना, बिहार बोर्ड, ये बोर्ड, ऐसे नाम नहीं लेना, कहीं भी मिल जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ना ध्यान नहीं देते तो वो मिल जाता है, नाम खराब नहीं करना है कहीं का। अभी हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं बिहार से,
जो इस बार सिलेक्शन लिया है। अब मैं मीटअप कर रही हूँ, काफियों का फोन आ रहा है कि मैम हम नहीं आ सकते हैं, आप बाद में मिल लोगे? मिल लूंगी, बिल्कुल मिल लूंगी। मैं तो हमेशा रेडी हूँ अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए, सिलेक्टेड वाले। तो ठीक है, मीटअप में नहीं आ पाओगे, सबका अपना अपना प्रॉब्लम्स होता है, बाद में मिल लूंगी। मैं समझ सकती हूँ इतनी दूर से आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो संकन शिप होगा, जैसे मैंने लिखा, जो लोग पिए रहते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। अ ड्रंक या ड्रंकन मैन, नेवर, पता नहीं, टेल्स अ लाई। ऐसा थोड़ी है। तो मैन क्या है? मैन नाउन है, कैसा? पिया हुआ मैन। नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना, ये होगा। ड्रंक तो वर्ब है, ये तो होगा। बिहार में बहुत करप्शन हो गया, आप ही लोग जाके करते हो ना। कौन बोल दिया करप्शन? तो भर भर के मेरे को करप्शन तो झारखंड में भी दिखता है। किसी के घर में जब भी रेड वेड पड़ता है ना, तो सबसे ज्यादा पैसा मुझे झारखंड से निकल के आते हुए दिखता है। झारखंड में भी है पैसा, दिल्ली में भी है, साउथ में भी है, सब जगह है। कहीं पे हाईलाइटेड है, कहीं पे नहीं है। ठीक है, ड्रंक या ड्रंकन मैन नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, तो पिया हुआ मैन, तो ये हमने आज पूरा खत्म कर लिया, V1 V2 V3। ठीक है, ये मैंने आपको ना पढ़ाते वक्त सारा करवा दिया था। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, जल्दी से बता दो। ही डैश इन द शेड ऑफ द ट्री। ट्रे लेटा हुआ था, उसने कल मेरे से झूठ बोला। अंडे देने में तो ये वाला, उसने अपने लगेज को साइड में रख दिया। वाटर का लेवल खुद अपने आप बढ़ा, उसने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस उसके द्वारा उठाया गया। रिवर, बहने का सेंस है ना, ये होगा। क्लोथ्स को लटकाया गया, हैंग किया गया, फांसी नहीं दिया गया, बट प्रिजनर को फांसी दिया। और ही हंग हिज पे। ऐसी असमानता दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी मिलता है, देखने को मिलता है, स्थापित नहीं किया गया है, कैन बी फाउंड। हो गया रिवीजन, V1 V2 हो गया हमारा। जितने भी एग्जाम्स में आता है सारा करवा दिया, उससे अलग करने की जरूरत नहीं है। 5-10 पेज का करना नहीं है। 5-10 पेज में से ना 50-60-70 ही होते हैं जहां से एरर्स आते हैं। इन द शेड ऑफ द ट्री होता है, इन द शेड, अंडर द ट्री बट इन द शेड। अब मेरे को ये बता दो, ये भी थोड़ा कर लेते हैं। अच्छा, टीयर, टीयर का मतलब होता है ना, टीयर द पेज, फाड़ना। टीयर का टोन होता है टोर, और इसका V3 टोन होता है। चलिए बताइए, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉयिंग द कूल ब्रीज। ग्रास में लेटा हुआ था ना, झूठ थोड़ी बोल रहा था। ले ले ले, यहाँ पे लाइड नहीं होगा, ले, एरर इसमें। द प्रोसेस ऑफ हैज हैव हैड के साथ, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बट ये बिगैन तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे बिगन होना चाहिए। असैसिन, असैसिन मतलब मर्डरर, जिसने हत्या की है उसको हैंग, फांसी की सजा सुनाई है। वो इतना ज्यादा जिज्ञासु था कि उसने क्लास में बहुत सारे उसके द्वारा उठाया गया क्वेश्चन रेज। आफ्टर द टाइम वाज ओवर, उसने टोन नहीं किया, पास्ट टेंस होगा टोन। और कॉस्टेड नहीं होगा, इट कॉस्ट मी, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। रिवीजन हो गया इसका भी। फाड़ने के सेंस में, फाड़ने के सेंस में, टीयर अ पेज, फाड़ना, टोर। ये हमारा हो गया। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो। अब हम अभी हमने वर्ब का फॉर्म्स पढ़ा ना, अब हम पढ़ेंगे। ये जनरली बच्चों का कंफ्यूजन होता है, पता नहीं मैम बुक से पढ़ के ये समझ ही में नहीं आता है। ठीक है, बुक से पढ़ के समझ ही में नहीं आता। टोन नहीं होगा, टोन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म बगैर इज हैव आर हैज हैव हैड के नहीं होगा, टोर होगा। टोन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये वाला आज तक हमें नहीं समझ में आया है ना, ये वर्ब का बी फॉर्म्स, ये होता क्या है? बुक से पढ़ के सचमुच में नहीं समझ में आता। वर्ब का बी फॉर्म्स ये है क्या? हाँ हाँ, इतना काफी है। ये बी क्या होता है आज तक समझ में नहीं आया। हम तो यही सोचते थे ना कि वर्ब का बी फॉर्म का मतलब यही होता है, बी, बीन और बीन। जैसे जैसे गो का फॉर्म्स होता है ना, गो का फॉर्म्स बताओ, गो का फॉर्म्स क्या क्या है? गो का फॉर्म गो है, गो का फॉर्म गोज है, गो का फॉर्म वेंट है, गो का फॉर्म गॉन है, और गो का फॉर्म गोइंग है। उसी तरह हाँ, जैसे ये V1 है, ठीक है, ये V5 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, सब पढ़ा था। उसी तरह बी के फॉर्म्स होते हैं। तो बी के जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये सिर्फ 3 ही नहीं होते, ये बी के कुल मिला के 8 फॉर्म्स हैं। बी वर्ब का 8 फॉर्म्स,
3 तो मैंने यहाँ लिख दिया, बी बीइंग, अभी 5 और है। बी के फॉर्म्स में ना इज एम आर भी आता है, इज एम आर वॉज वर, ठीक है। इज एम आर भी बी के ही फॉर्म्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 3 हो गया, 8। तो कुल मिला के वर्ब के बी फॉर्म्स में से 8 आते हैं। 1 2 3 4 5 8 आते हैं। कभी कभी आप जब 4th 6 7 लेवल के एग्जाम में ना ऐसा लिखा रहेगा, ही डैश गोइंग टू स्कूल yesterday, और बोलेंगे ना कि बी का करेक्ट फॉर्म लगाइए, ब्रैकेट में दे देंगे कि इस वर्ब का करेक्ट फॉर्म लगाइए। अब बच्चा हमारा सोचेगा ना कि क्या लगाना है, बी ही हैज बीन गोइंग, बीन लगाना है या बीइंग लगाना है। ऐसा थोड़ी है, बी के फॉर्म्स में यही थोड़ी आता है। बी के फॉर्म्स में इज भी आता है, एम भी आता है, आर भी आता है, वॉज भी आता है, वर भी आता है। सिंस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आर और वर तो लगेगा, और ही के साथ आई के साथ एम लगता है, ये भी नहीं। और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है तो ही वॉज लगाना। तो बी का एक फॉर्म, बी का फॉर्म में बस यही तीनों नहीं आता, वॉज भी आता, yesterday लगा है। तो इफ somebody ask you कि बी के कितने फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो का फॉर्म्स होता है उसी तरह बी का भी फॉर्म्स होता है। बी के पूरे पूरे मिला के बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बी फॉर्म्स में क्या आता है, एक इज, एम, आर, वॉज, वर, ये 5 हो गया। और एक बी भी आता है, और एक बीन भी आता है, और एक बीन भी है, ठीक है। अब हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं कि कौन कौन क्या क्या फॉर्म है। V1 V2 V3 V4 V5। ये V1 में किसको किसको डाला जाए? V1 का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस प्लूरल। एक तो ये जो भी, जैसे गो का फॉर्म्स डालिए, ये जो बेस फॉर्म होता है ना उसी को V1 में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे गो भी तो V फॉर्म है, ये बेस फॉर्म। तो ये वाला जो B है ना, ये भी V1 फॉर्म है, और साथ में प्रेजेंट टेंस का प्लूरल है ना, तो R भी है, R। और V5 में क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, तो इसमें क्या आएगा, इज और एम, प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर। V2 में पास्ट टेंस आएगा, वॉज या वर। और V3 में बीन आएगा, और V4 में बीइंग आएगा। क्योंकि इस वगैरह का तो आईएनजी नहीं होता ना, क्योंकि वर्ब के आईएनजी फॉर्म ना उसके रूट फॉर्म से बनता है। जैसे गो का आईएनजी गोइंग बना, उसी तरह बी का आईएनजी बीइंग बना। अब इजिंग, एमिंग, आरिंग तो नहीं लगाओगे, ये सब फॉर्म्स है। आरिंग इजिंग नहीं होगा। क्या है, आपके 300 मिलियन व्यूज हो गए हैं? अच्छा, मेरे को नहीं पता है। अरे मेरे को तो देखना पड़ेगा। आपके 300 मिलियन व्यूज हो गए हैं अनअकैडमी पे, आपने बताए। कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। मैंने देखा नहीं, देखूंगी आज। पूरा प्रोफाइल पे नजर रखा हुआ है। आप लोग को भी कॉन्ग्रेट्स। चलिए, हो गया। जब 100 एक बहुत बड़ा सा दिया था उन्होंने, क्या है, दीवार पे लगाने के लिए। उन्होंने जब 100 मिलियंस हुए थे ना, 100 मिलियंस में दिया था, बहुत पहले, एक आध साल पहले की बात, 1.5 साल पहले। चलो, हो गया है। हमने क्या देखा कि कोई पूछे कि आपको, कोई आपसे पूछे कि बी के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो आप बता देना बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। और सबको कैटेगराइज कर लेना। V1 में बी और आता है, प्रेजेंट टेंस प्लूरल, और ये हो गया प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, ठीक है। और V2 में पास्ट टेंस लगा देना, V3 में ये लगा देना, ये लगा देना। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो इज, एम, आर है, इज, एम, आर, वॉज, वर, सबका फॉर्म्स तो बता दिया मैंने, 8 है पूरा, सबका फॉर्म्स बता दिया, किसको किस में डाला है, ठीक है। इसको डाला है ना, इज, एम को डाला है V5 में, ठीक है। इसको मैंने V1 में डाला था, ये दोनों को V2 में डाला था, इसको भी V1 में डाला था, इसको V3 में डाला था, और इसको V4 में डाला। अब बताओ कि ये इज, एम, आर वाले वर्ब्स ऑक्सिलरी होता है या मेन? दोनों होता है, दोनों दोनों। ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। ओके, जैसे ये देखो, सबका तो नहीं दे रही हूँ, एक एग्जांपल मैंने लिखा, ही इज रीडिंग, ही इज गुड,
फिर लिखा he will be honest, और फिर मैंने लिखा he will be doing the work। देखो पहला वाला मतलब कुछ भी आप ले सकते हो, दो एग्जांपल दे दिया मैंने, पहले भी आपको बताया। यहाँ का इज क्या है, ऑक्सिलरी है, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब तो ये है, और गुड तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक ही वर्ब है, इसका मतलब है मेन वर्ब है। तो ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स है ना, ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी आपको, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं। तो यहाँ का बी मेन वर्ब है, तो ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स है ना, मेन भी हो सकता है, बट यहाँ तो मेन वर्ब डूइंग आ गया, ये ऑक्सिलरी है, दो ऑक्सिलरी है यहाँ। तो ये जो वर्ब के बी फॉर्म्स होते हैं ना, ये ऑक्सिलरी भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं, दोनों दोनों, ठीक है। अब बताओ कि ये जो वर्ब का बी फॉर्म्स है, ये ऑक्सिलरी भी आर्ट है, ये ऑक्सिलरी भी होता है और ये मेन भी होता है। अब बताओ कि ये स्टेटिव वर्ब होता है या एक्शन वर्ब होता है? स्टेटिव वर्ब होता है या एक्शन होता है? अब मेरा फ्रेजल वर्ब का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अच्छा चलिए, देखो तो अच्छा से बनाया है बच्चे ने, कहाँ से बनाया है, यूट्यूब वाला बनाया है। अच्छा देखो कितना सुंदर से बच्चा, इतना सुंदर, देखो सीखो सीखो कितना अच्छे से बनाया बच्चा, वेरी गुड इन राइटिंग, इतना साफ सुथरा बनाया, वेरी गुड। मेरी तरफ से आपको स्टार भी है और आपको स्माइली भी है, वेरी गुड। देखो कितना अच्छा से, इतना इंटरेस्ट में बनाया, लिखने स्टाइल से पता चल रहा है। हाँ तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ इज स्टेटिव वर्ब नहीं है, यहाँ ये एक्शन वर्ब है, रीडिंग करने में क्रिया हो रही है, बट ही इज गुड में तो यहाँ तो कोई क्रिया नहीं है, तो ये तो स्टेटिव वर्ब है। ही विल बी ऑनेस्ट, यहाँ पे भी स्टेटिव वर्ब है, और ही विल बी डूइंग द वर्ब, यहाँ तो एक्शन वर्ब, एक्शन 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 वर्ब। ठीक है, तो ये जो है ना वर्ब का बी फॉर्म्स, ये एक्शन भी हो सकता है, स्टेटिव भी हो सकता है, ये ऑक्सिलरी भी हो सकता है, ये मेन भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से एक एरर आता है, ठीक है, यहाँ से एक एरर आता है। कैसे? ये जो बी वर्ब्स है ना, इसको किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है, ये कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है। अगर मैंने बोला ना, ध्यान देना इसको, ही बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, ही बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, ये बी वर्ब कभी भी सेंटेंस में अकेला आ ही नहीं सकता है, इसको सेंटेंस में किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। यहाँ पे कुछ भी लगा दो, ही विल बी एब्सेंट, he should be absent, he may be absent, कुछ भी लगाओ, ये सेंटेंस में बी वर्ब ही बी प्रेजेंट कभी नहीं हो सकता, इसको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। विल बी प्रेजेंट, ही शैल बी प्रेजेंट, ही मे बी प्रेजेंट, कुछ भी लगाओ, ये अकेला नहीं आ सकता है। हाँ, किसी ना किसी मॉडल की जरूरत होती है। लेकिन एक सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है ना जहां पे आप कुछ ऑर्डर दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई सजेशन वगैरह दे रहे हो, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या है कि वो वर्ब से स्टार्ट होता है। जनरली हमारा सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, बट इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, वो वर्ब्स के साथ आता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। जब मैंने लिखा बी ऑनेस्ट, बी क्वाइट, तो आप बोलोगे आपकी मैम अभी तो आपने बोला कि बी वर्ब को किसी के सहारे की जरूरत होती है, वो सेंटेंस में अकेला नहीं आ सकता है, बट यहाँ तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आ गया। तो बी वर्ब ना इंपेरेटिव सेंटेंस में आ सकता है बिना किसी सहारे की, बट एक नॉर्मल सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट कर हो रहा है ना, उसमें बी वर्ब नहीं लगा। ओके, नॉर्मल सेंटेंस बी क्वाइट, बी स्मार्ट, बी अटेंटिव, उसमें आ सकता है। लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ आप जा सकते हो। मैम मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत, क्या मैं जा सकती हूँ? जा सकते हो एंजल, आप जा सकते हो, और ध्यान रखना है इंस्टा पे मत चले जाना, चुपचाप सो जाना। आप जा सकते हो, वेरी वेरी ओबीडियंट। इंस्टा और फेसबुक मत करना। ओके बाय, टेक केयर। मेरे को टेक केयर की जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखना, मैं तो ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यू टेक केयर। हाँ शाम में मेरे को फोन करना, कैसा मतलब दर्द वर्द ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बी वर्ब्स वाला ये आपका हो गया, ठीक है, ये वाला चीज मैंने यहाँ पे पढ़ाया।
ठीक है, ये बी वर्ब्स बता दिया है, ये याद रखना। बाय लिखने की आदत होती है, खुद बीमार व्यक्ति है, सामने वाला जो ठीक ठाक है उसको बोल रहे हैं टेक केयर टेक केयर। ओके हाँ, अब आ जाओ, अब तो असली कहानी शुरू होगी। ये इज एम आर ऑक्सिलरी का भी काम करता है, मेन का भी काम। इससे ना भर भर के एरर्स, एक्टिव पैसिव का रिलेटेड, इससे भर भर के एरर्स आए। एज अ मेन वर्ब लिंकिंग होता है तो स्टेटिव है। अब असली कहानी जो भर भर के एरर्स में मिलने वाला है। मैं जब भी आपको एरर्स करवाती हूँ बोलती हूँ ना कि एरर करते समय पहले देख लेना वर्ब का सही फॉर्म लगा है कि नहीं, फिर एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए, ये सब यहीं पे पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर अगर वाक्य में ये रूल्स तभी लगेगा ना जब वाक्य में इज एम आर हैज हैव हैड डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम करेगा। ठीक है, अगर वाक्य में इज एम आर वॉज वर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो उसके बाद कोई वर्ब आएगा तो कौन सा होगा बताओ। इज एम आर अगर ये ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगा ना, या तो वो आईएनजी वाला होगा या तो वो V3 होगा। ठीक है, इज एम आर के बाद आईएनजी भी आता है, ऐसा रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं, या तो आईएनजी होगा या तो V3 होगा। अब बोलोगे कब आईएनजी होगा कब V3 होगा? आईएनजी तब होगा जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है, और V3 कब होगा? जब सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। अब आपको सेंटेंस देख के पहचानना है कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। जैसे मैंने लिखा ही वॉज गिविंग अ बुक, he was given a book। अब ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ये बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट he was giving a book, यहाँ पे हमारा कर्ता एक्टिव है। he was giving a book का मतलब है कि वो बुक दे रहा था, तो यहाँ अगर हमारा कर्ता एक्टिव है ना तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, अगर कर्ता इनएक्टिव है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। तो यहाँ he was giving a book, वो खुद बुक दे रहा था, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस एक्टिव है। बट he was given a book, he was given a book मतलब उसको एक किताब दी गई है। ही ने कुछ नहीं किया, ही चुपचाप बैठा है, कोई और आके उसको किताब दिया, ही ने कुछ नहीं किया, ही पैसिव है। पैसिव मतलब निष्क्रिय है, आलसी की तरह बैठा है, कोई दूसरा आके उसको किताब दिया, तो ये पैसिव है। और पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, और एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब V4 फॉर्म, आईएनजी V4 फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म, दोनों सही है। ही वॉज गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई, बट यहाँ तो वो खुद बुक दे रहे हैं। क्या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बता दो प्लीज। ऑक्सिलरी वर्ब तो कल बताया था ना, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक मुख्य क्रिया मेन वर्ब लेता है, कल तो बताया था मैंने। ही इज गिविंग अ बुक क्यों नहीं आया? वो एक बुक दे रहा है और उसको एक बुक दी गई किसी और के द्वारा। हाँ मैं समझ गई उस्मा, मैं समझ गई। हाँ मैंने आपका डाउट देखा। हाँ मैंने आपका डाउट देखा, ये ऐसा वाला मैंने प्रैक्टिस में करवाया है। अगर मैंने ऐसा लिखा ना, यू बी प्रेजेंट या यू बी प्रेजेंट एट द सेमिनार, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। यू बी प्रेजेंट एट द सेमिनार, बी वर्ड को अकेला नहीं डालेंगे ना, हम लगाएंगे यू शुड बी प्रेजेंट, ऐसा ऐसा लगा दिया है। ओके, यू शुड बी प्रेजेंट, आपको सेमिनार में प्रेजेंट है ना। यस, अब मैंने लिखा द टीचर suggested that you be present in class। हाँ एवरी डे, मैं समझ गई, एवरी डे ऐसा मैंने करवाया है प्रैक्टिस से। अब बोलोगे कि मैम ये भी तो गलत है, द टीचर सजेस्टेड, बिकॉज यहाँ सजेस्टेड से ना पता चल गया कि टीचर ने सुझाव दिया। सुझाव देने के लिए हम शुड यूज करते हैं ना, टीचर ने सजेस्ट किया दैट यू शुड बी प्रेजेंट इन क्लास एवरी डे, तो यहाँ पे ना शुड सजेस्टेड से बता दिया। सजेशन के लिए हम शुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे दोबारा शुड लगाने की जरूरत नहीं है। द टीचर सजेस्टेड दैट यू शुड बी प्रेजेंट, क्योंकि शुड ऑलरेडी सजेशन के लिए यूज होता ही है। ठीक है, तो यहाँ सजेशन के सेंस में शुड तो इसके अंदर मीनिंग बता ही रहा है, तो फिर से लगाने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। अब मुझे बताओ कि एरर कहाँ, अच्छा इनका देख लेती हूँ, इनका एरर कहाँ पे है।
ऐसा वाला मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया। अब बताओ, उनको लगा होगा ना जो मैं बता रही थी, इट वाज मीरा हु सजेस्टेड, ये मीरा ही थी ना जिसने सजेस्ट किया कि तुम एंट्रेंस पे खड़ा रहना डेलीगेट को वेलकम करने के लिए। हु सजेस्टेड दैट यू शुड नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि अंडरस्टूड है सजेशन शुड के लिए यूज करते हैं। तो अब मेरे को बताओ कि एरर कहाँ पे, एरर तो इस पे है, क्या है क्या है। हाँ, ईच डेलीगेट, आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है ना, ईच सिंगुलर होता है ना, तो इसके साथ देयर नहीं होगा। वेलकम ईच डेलीगेट ऑन हिज अराइवल या हर अराइवल, कुछ भी लगा दो। एरर यहाँ पे हर भी लगा दो। डेलीगेट में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो आप हम लोग मेल को ही मान लेते हैं, मेल। ओके, तो एरर यहीं पे, कभी कभी शुड नहीं लगाते हैं ना, बी लगा देते हैं। गुड क्वेश्चन। हाँ, तो इस एमआर के साथ वर्ब का वी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म भी आता है, V3 फॉर्म भी आता है। डेलीगेट्स प्रतिनिधित्व जो होते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव्स, बाहर के डेलीगेट्स आते हैं ना, अभी G20 चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, डेलीगेट्स आते हैं, डेलीगेट्स इंडिया ने अपने डेलीगेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा है। वन वर्ड परचेज नहीं हो रहा है ना, तो इस नंबर पे बात करो, 58358324। मेरे से नहीं करना। तो इस एमआर के साथ तो दोनों आ सकता है। चलो आप बताओ मेरे को। ऑन द वे ही वॉज बिट बाय ऑन हिज टो बाय अ स्नेक। तो बाइटेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। बाइटेड, देयर इज नो सच वर्ड लाइक बाइटेड। बाइटेड कोई वर्ड नहीं। एक तो होता है बाइट, और बाइट का पास्ट बिट, और इसका बिटेन। इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, ये तो आलसी बैठा हुआ था, काम तो स्नेक ने किया, स्नेक ने आके इसको काटा। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है ना। अब आप बोलोगे कि मैम ही वॉज, बाइटिंग क्यों नहीं लगा रहे, वो थोड़ी सांप को जाकर काट रहा था, वो सांप के द्वारा काटा गया, पैसिव है, पैसिव। अब यहाँ पे आपका आएगा, न्यूली रिलीज स्टडी ने ये चीज फाउंड किया है कि मोर पीपल वर इंजरिंग। अब मैंने लिखा पीपल वर इंजरिंग, ये भी सही है, और पीपल वर इंजर्ड ये भी करेक्ट है, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है और वर्ब का आईएनजी भी आता है, दोनों आता है। लेकिन आईएनजी कब आता है, जब सेंटर, करेक्ट तो दोनों है एक्टिव वॉइस में, और लोग घायल कर रहे थे, और पीपल वर इंजर्ड मतलब लोग घायल हुए किसी चीज के द्वारा, पैसे है, तो दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है। बट आपको देखना है कि सेंटेंस में क्या आना चाहिए। पीपल वर इंजरिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, लोग जाके इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंजर कर रहे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर लोग इंजर हो रहे थे, इलेक्ट्रिक स्कूटर के द्वारा, लोग जाके गाड़ी को थोड़ी इंजर कर रहे। तो ये सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, इंजर्ड। ये आपके सीपीओ में आया, सीपीओ में देखा था सेंटेंस। ठीक है, कुंभ मेला हेल्ड एट प्रयागराज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स गंगा एंड यमुना इज नोइंग। सबसे पहले नोइंग तो कोई वर्ड नहीं होता, कुंभ मेला को लोगों के द्वारा जाना जाता है, कुंभ मेला किसी को थोड़ी जाना, इज नोन, पैसिव जाना, और नोइंग तो ऐसे भी कोई वर्ड होता ही नहीं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इज एम आर के साथ मैम दे बीइंग द ऑनेस्ट, एक बार फिर से भेजिए। हेल्ड, हेल्ड किया जाता है, कुंभ मेला हेल्ड एट, ठीक है, प्रयागराज। क्या लिखा है, दे बी या बीइंग द ऑनेस्ट पर्सन्स, इसमें तो दो एरर दिख रहा है, दे डिडंट डिसीव हिम, दो एरर है यहाँ पे, ठीक है, नहीं पर्सन है ना, दे है। तो देखो करना क्या है ना, यहाँ पे आपको दो बार बीइंग द ऑनेस्ट पर्सन्स दे डिडंट डिसीव हिम, दो बार दे लगाने की, एक तो बीइंग होगा, ठीक है, जैसे बीइंग इल, हम वर्ब, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को, यहाँ जो आईएनजी फॉर्म ना, ये वर्ब नहीं है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जीरन लगा के भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव लगा के भी यूज कर सकते हैं, तो बी द ऑनेस्ट पर्सन नहीं होगा। ओके, बीइंग द ऑनेस्ट पर्सन, चूंकि वो ऑनेस्ट पर्सन थे इसीलिए उन्होंने किसी को डिसीव नहीं किया, और दो बार दे लगाने की भी जरूरत नहीं, दोनों बातें, दे भी हटेगा,
बीइंग द ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि वो बहुत ईमानदार लोग थे इसलिए उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। ये वाला हो गया। अब आ जाओ हैज हैव हैड, तो इजी है। हैज हैव हैड के बाद ना वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, चाहे एक्टिव हो फिर भी थर्ड फॉर्म, चाहे पैसिव हो फिर भी थर्ड फॉर्म। ओके, एक मिनट। अब आप बोलोगे कि मैम हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है एक्टिव में भी, और हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में भी। तो कैसे पता चलेगा? लेकिन याद रखना ना, हैज हैव हैड के बाद बीन लगाकर जब थर्ड फॉर्म आए तब पैसिव माना, तब पैसिव माना। अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगी, मुझे टाइम दो थोड़ा, ठीक है। हैज हैव हैड के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव, और बीन लगा के थर्ड फॉर्म आ गया तो एक्टिव। याद रखना कि इस बीन के बाद थर्ड फॉर्म आना जरूरी है, ठीक है। एक सेंटेंस दे रही हूँ, तो मैंने लिखा ही हैज रिटन द एसे, ही हैज रिटन द एसे, वो ऐसे लिख चुका है, ओके, ऐसे लिख चुका है। और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन गिवन अ बुक। तो हैज के बाद जो रिटन है ना, ये भी थर्ड फॉर्म है, और यहाँ हैज के बाद जो बीन है ये भी थर्ड फॉर्म। और सिंपली थर्ड फॉर्म आ जाने से सेंटेंस पैसिव थोड़ी होता है। ओके, देखो यहाँ पे हैज के तुरंत बाद V3 आ गया तो ये एक्टिव है, और हैज के बाद बीन लगा के फिर से V3 आया तो ये पैसिव। क्योंकि बच्चे रट लेते हैं कि मैम जहां भी बीन आ गया ना मतलब वो पैसिव है, ऐसा थोड़ी है। बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तब पैसिव। और थोड़ा इतना रटने की क्या जरूरत है, थोड़ा सेंस लगाओ। ही हैज रिटन द ऐसे, वो ऐसे लिख चुका है, ही के द्वारा कोई काम किया गया, ही एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस है। और ही हैज बीन गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी जा चुकी है किसी के द्वारा, यहाँ ही ने कुछ नहीं किया, कोई और आके बुक दिया, पैसिव पैसिव पैसिव। ओके, अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या है ना, उन्होंने रट लिया है कि मैम जहां भी बी आएगा ना, जहां भी बीन आएगा और जहां भी बीन आ गया इसका मतलब है कि वो पैसिव है। ऐसा थोड़ी है। ये बी के बाद बीन के बाद बीइंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म आए तब पैसिव मानना, तब पैसिव मानना। बता रही हूँ, एक मिनट। ही विल बी ऑनेस्ट, और फिर लिखा ही विल बी गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी जाएगी। तो बी देख के पैसिव थोड़ी समझ लोगे। ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, पैसिव तो तब होगा ना जब बी के बाद थर्ड फॉर्म आए, बट यहाँ तो बी के बाद एडजेक्टिव आ गया, ये एक्टिव वॉइस है। बट यहाँ बी के बाद थर्ड फॉर्म आया और पैसिव, पैसिव। और थोड़ा सेंस भी लगा लो, ही विल बी ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट रहेगा, खुद बेचारा ऑनेस्ट ईमानदार रहेगा, एक्टिव है, बट उसको एक बुक दी जाएगी किसी और के द्वारा, ये पैसिव। ठीक है, तो ये सब चीज को ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव पहचानना सीखना है। ओके, तो बीन वाला याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस करवा देती। अगर बहुत सारे कैचेस नहीं ड्रॉप हुए होते ना, हम तो मैच जीत गए होते। हैज हैव हैड के बाद, हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बट बीइंग तो बिफोर है। हैड नॉट बीन, बीन पैसिव जा रहा है, किसी के द्वारा कैच छोड़ा जा रहा है। Had he went there on time, he would have attended the meeting. Gone होगा ना, had के बाद went तो V2 है, had he gone. ऐसा नहीं है ना कि B के बाद हमेशा एडजेक्टिव आए। He may be an idiot. हो सकता है कि वो एक इडियट हो, तो हम B के बाद नाउन भी लगा सकते हैं। और he may be poor, पुअर एडजेक्टिव है, तो ऐसा नहीं है कि बी के बाद हमेशा एडजेक्टिव ही लगेगा, नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक हैज नॉट नोन। अब बताओ, हैज के बाद जो नोन लगाया है तो ये तो सही है, इसमें गड़बड़ी थोड़ी है, ये तो सही है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, बट फिर भी यहाँ पे एरर है। नहीं, नो एरर नहीं है, एरर है, बताओ। देखो ये हैज नोन क्या है, एक्टिव है, एक्टिव है। हैज के बाद V3 आ गया तो एक्टिव है, और हैज नॉट नोन, या मतलब हैज नॉट नोन है, और मैंने लगाया हैज नॉट बीन नोन, ये पैसिव।
तो ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए, बहुत जरूरी है पता लगाना कि सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव जाएगा। अर्थक्वेक अपना कॉज थोड़ी खुद ही पता लगाएगा। भूकंप का कारण लोगों के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा पता लगाया जाएगा ना, अपने आप थोड़ी पता लगेगा। सेंटेंस पैसिव जाएगा, द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक हैज नॉट बीन, पैसिव तब बनेगा ना, हैज के बाद V3 आ गया, वो तो एक्टिव है, लेकिन हमको तो पैसिव करना, हैज नॉट बीन नोन। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक वाज भी लगा सकते हो, वाज नॉट नोन, ऐसा भी लगा सकते हो, ठीक है, ऐसा भी लगा सकते हो, क्योंकि वॉज के बाद भी तो V3 आता है, वॉज के बाद ING आ गया तो एक्टिव, V3 आ गया तो पैसिव। बट सिंस हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है ना, तो हम वॉज नहीं करेंगे, प्रेजेंट ही में ही रखेंगे, इसको पैसिव बना देंगे। रुको, एक का हेडेक हो रहा है, उसको सही जगह पे पहुंचा दे रही हूँ, उसको सही जगह पे पहुंचा दे रही हूँ, उसको ना बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। पहुंचा दिया सही जगह। भाई आपको हेडेक हो रहा है तो आप क्लास क्विट कर दो, ये मुझे बता बता के थोड़ी क्विट करोगे, बता बता के थोड़ी क्विट करोगे यार। मेरे को एक और डाउट भेजा है। नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये याद रखना है, बिकॉज अब आ जाओ डू डज डिड, डू डज डिड पे चलते हैं। ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसी से भर भर के एरर्स आएंगे। डू डज डिड के साथ जो कठिन लग रहा है ना सविता, वहीं से एरर्स आएगा, ठीक है, जो कठिन लग रहा है वहीं से एरर्स आएगा, इजी इजी वाले से एरर्स नहीं आएगा। डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है, हमेशा V1। जैसे मैंने लिखा ही डिडंट completed the work, he didn't completed the work, इजी से एरर्स थोड़ी आता है। या he didn't wrote the essay, या they don't comes, या ये वाला का मैंने लिखा he doesn't comes on time, और फिर मैंने लिखा he comes on time। ये डिडेंट ना अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर से पास्ट टेंस क्यों लगाओगे? ही डिडेंट कंप्लीट द कंप्लीट, ठीक है। ही डिडेंट रोट द ऐसे, डिडेंट अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर से पास्ट टेंस नहीं लगाओ। ही डजंट, अब देखो था, अब बोलोगे कि मैम ही तो सिंगुलर है, तो ही के साथ तो कम्स लगाओगे, ही कम्स ऑन टाइम। ही सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, बट यहाँ भी तो ही सिंगुलर है, ही डजंट कम्स ऑन टाइम, यहाँ भी तो ही सिंगुलर है, तो आप बोलोगे ना कि यहाँ भी तो ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही लाना चाहिए ना, बट बीच में डजंट आ गया। डू डज डिड हमेशा अपने साथ वर्ब का V1 फॉर्म लेता है, प्लूरल फॉर्म, कम होगा, कम कठिन है। क्या चाहते हो कि एग्जाम में सब ऐसा पढ़ाए, सब इजी पढ़ाया जाए, इजी पढ़ाया जाए कि बच्चे को समझ में आ जाए, वही चीज पढ़ाया जाए बच्चों को समझ में आ जाए, जो कठिन है मतलब आएगा वहीं से, वहीं से आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी समझने के लिए है। बच्चा खुश हो जाए, टीचर ने जबरदस्त पढ़ाया, सब समझ में आ गया, एग्जाम में गए तो कुछ आया ही नहीं, उस समय तो सब समझ में आ गया। पेपर में जो आएगा वही करवाइए पता है मुझे। देखो इतना सारा MTS का रिजल्ट बन गया है, पता नहीं इतना सारा बच्चा एग्जाम निकाला MTS का,
अभी तक तो मेरे पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अभी तक बच्चों ने मेरे को 26 रिजल्ट भेज दिया है। कम्युनिटी पे डालूंगी और सीजीएल का भी डालते रहूंगी। सीजीएल का तो डालते रहे, बहुत गलत करते हैं। हमारे सारे बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरा एमटीएस हो चाहे मेरा सीएचएसएल का हो। और हम टीचर ना खाली ये सीजीएल ले लेके बैठे रहते, सीजीएल सब इंपॉर्टेंट। डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का V1 फॉर्म आएगा, ठीक है। चलो ये तो सारे बच्चों को पता ही है, लेकिन मेरे को बताना है कुछ और इंपॉर्टेंट चीज। कल से ना मैं मॉडल वर्ब स्टार्ट करूंगी। ये डू डज डिड, डू डज डिड के साथ पहला एरर तो डू डज डिड के साथ V1 लगाना, हमेशा V1 ठीक है, बहुत V1 लगाना इसके साथ। और दूसरा क्या चीज याद रखना है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, ये बहुत बार आया एग्जाम, मैंने आपको सेंटेंस दिया, डिड यू स्टडी यस्टरडे। डिड यू स्टडी यस्टरडे, कल आपने पढ़ाई की? तो कुछ बच्चे हमारे बोलेंगे यस, ये क्वेश्चन पूछा, यस आई डिड। और कुछ बच्चे बोलेंगे नो आई डिड नॉट, आई डिडंट। डिड नॉट या डिडंट सेम। मैं सोच रही हूँ एक बैच, इस बैच में ना एक बच्चे को मैं मेंटोर बना देती हूँ, सबको कंट्रोल में रखेगा, मेंटर इसको बना देती हूँ, सबका दुख दर्द ना यही सॉल्व करेगा, ये करो वो करो। ऐसे तो तुम्हारा ज्ञानी बाबा विवेकानंद टाइप से है। ये सेंटेंस आया स्पोकन इंग्लिश में तो ये करेक्ट है। कुछ कुछ होते हैं बाबा लोग हैं, बाबा लोग बैठे हैं कुछ, आज तक जिसको भी मैंने ग्रुप पे एडमिन बनाया वो बच्चा एग्जाम निकाल लिया है, निकाल लिया है। लेकिन पिछला एडमिन जो बना है अभी तक नहीं निकाला है एग्जाम। पिछला एडमिन नहीं निकाला है, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो रुझान उल्टा हो गया है। हाँ, ये स्पोकन इंग्लिश में सही है। डिड यू स्टडी यस्टरडे, मैंने आपसे पूछा तो बोलो यस मैम आई डिड मतलब मैंने किया, और आई डिडंट मैंने नहीं किया। अरे पूछने वाले को स्पोकन इंग्लिश में पता है ना, जो आपके पास खड़ा है। ओके हाँ, सामने वाले जिसने आपसे पूछा ना उसको पता है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा है, तो आपने बोला हाँ मैंने किया, सामने वाले को पता चल जाएगा हाँ पढ़ाई किया। लेकिन ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस आ गया मैंने किया में तो कुछ भी आ जाएगा, मैंने पढ़ाई किया, मूवी देखा, सिनेमा देखा, घूमने गया, मैंने ये किया वो किया, सोया, वो कुछ भी आ जाएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे तो इनकरेक्ट है। और दूसरा ये इनकरेक्ट इसलिए भी है, ये जो डिड है ना यहाँ पे ऑक्सिलरी का काम कर रहा है और स्टडी मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी और ये मेन वर्ब है। क्वेश्चन में तो डिड को आपने ऑक्सिलरी का काम करवाया, बट आंसर देते समय ना यहाँ डिड मेन वर्ब हो गया, क्वेश्चन में तो डिड ऑक्सिलरी था और आंसर में आपने मेन वर्ब बना दिया। तो ग्रामेटिक स्पोकन इंग्लिश अलग चीज होता है, बट यहाँ पे ना ग्रामर का एक चीज करेक्ट होना चाहिए। तो ये रॉन्ग है, ठीक है, दोनों रॉन्ग है। अब मैं इसका सही लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिड मेन हो गया, लेकिन क्वेश्चन में तो डिड ऑक्सिलरी था। अब इसको कैसे लिखो, इसको ऐसे लिखना है, यस आई डिड स्टडी, और लिखा नो आई डिड नॉट स्टडी या आई डिडंट स्टडी। अब देखो, क्वेश्चन पूछते समय भी ऑक्सिलरी था, आंसर देते समय भी ये ऑक्सिलरी है, ये मेन है, ये भी ऑक्सिलरी है और ये मेन। तो अब सही हो गया ना, क्वेश्चन पूछते समय भी डिड ऑक्सिलरी था, आंसर देते समय भी डिड ऑक्सिलरी है, फिर भी ये गलत है, ये सही है। क्यों बता रही हूँ, पहले ये लिखो, फिर समझ में आ जाएगा। ये रूल लागू तब होगा जब वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम करेगा। डू डज, इसका सही वाला मैं लिखूंगी, डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। मैं इसको दूसरे कलर से इसलिए लिख रही हूँ ना, ये रूल लागू तब होगा जब वाक्य में डू डज डिड ऑक्सिलरी का काम करेगा। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज होता है डू डज डिड। तो यहाँ तो डिड ऑक्सिलरी था, बट ये सेंटेंस तो पॉजिटिव था,
और पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी नहीं यूज होता है, इसको हटा दूंगी तो आई स्टडी हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस तो कल के बारे में पूछा जा रहा है तो हटा के आई स्टडीड। डिड यू स्टडी यस्टरडे, तो अब सही हो जाएगा यस आई स्टडीड। अगर मैं इसको ऐसा लिखती ना नीचे वाले को, नो आई नॉट स्टडीड, तो ये गलत इंग्लिश होता, नो आई नॉट स्टडीड, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में तो डू डज डिड को यूज करते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब में, बट पॉजिटिव में नहीं यूज करते हैं। ओके, पॉजिटिव में नहीं यूज करते हैं। और अगर मैंने आपसे पूछा यू स्टडीड यस्टरडे, ये भी गलत होता, ये भी गलत होता, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, बट यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, ये गलत है, तो इसमें हम डिड लगाएंगे। और डिड के साथ फिर से V2 मत लगाना, डिड यू स्टडी यस्टरडे, ठीक है, डिड यू स्टडी यस्टरडे। अब ये सही हो गया ना, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया इन्वर्जन। तो व्हाट आई मीन टू से कि डू डज डिड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ये तो मेन है, या तो प्रश्नवाचक में यूज होता है, ओके, या तो नेगेटिव में यूज होता है, पॉजिटिव में यूज नहीं होता है, ठीक है। अभी और बता रही हूँ, हाँ अभी और बता रही हूँ, उसके बाद भी बचा हुआ टाइम हो गया। ऐसा करो ना, आप लोग का इतना सारा क्वेश्चन है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है 7 बजे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को 7 बजे इंद्रधनुष पे राउंड टेबल होने वाला है। जितनी भी क्वेरीज है ना सब पूछ लेना, जितने भी क्वेरीज है सब पूछ लेना कि मैम क्या करें, कैसे क्या करें, वो उसी के लिए बना हुआ है। हाँ, तो अभी क्या है, अभी तो मैंने बोला कि डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी नहीं यूज किया जा सकता है, तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस में तो आप मुझे बोलोगे ना कि मैम ये भी सेंटेंस तो पॉजिटिव है और यहाँ पे आपने डिड को यूज किया, क्योंकि यहाँ का डिड मेन वर्ब है। एज अ मेन वर्ब डिड को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, नॉट एज एन ऑक्सिलरी, ठीक है, नॉट एज एन ऑक्सिलरी, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी वैसे तो हम डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, डू डज डिड को हम एज एन ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं, बट कभी कभी हम पॉजिटिव में यूज कर लेते हैं एम्फोसाइज करने के लिए। आई डिड वर्क, जैसे मैंने बोला कि इतने दिन से आपको बोल रही हूँ, पढ़ा आपने, और बोले यस मैम आई डिड स्टडी, आई डिड स्टडी, मैंने पढ़ा तो मुंह में, कभी कभी ज्यादा एम्फोसाइज करने के लिए ना, दबाव डालने के लिए हम आई डिड स्टडी को भी एज अ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर लेते हैं, स्ट्रेस डालने, ठीक है, बट जनरली नॉर्मल सेंटेंस में पॉजिटिव में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक रहने दीजिए, कल मैं यहीं से सलोनी, आप यही वाला क्लास का ना कंजंक्शन देखो, यही वाले बैच में ना, आप दूसरा वीडियो जाके क्यों देखोगे, यही बैच का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, यही बैच का कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब देखिए, इसी में हो जाता, ओके। चलो अब एंड किया जाए, अभी वर्ब लेंथी चलेगा, वर्ब अगर पूरा कवर हो गया ना तो आपका 80% एरर बनना शुरू हो जाए, चलो थैंक यू। रात को ना फ्रेजल वर्ब की क्लास है 8:30 बजे, आ सकते हो, फ्रेजल वर्ब की प्रैक्टिस क्लास।